हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। सब्जेक्ट बायोलॉजी है और क्लास हमारे पास है 10। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज, और हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, उसमें हम स्टार्ट करेंगे गैसेस एक्सचेंज और ह्यूमन एयर पैसेज क्या है। तो हमने देखा था कि प्लांट में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं था जिससे गैसेस एक्सचेंज हो रही थी। मतलब कि उनके जो कोई स्टोमेटास हैं प्रेजेंट है उनके लीव में, लेकिन ये नहीं है कि उनके जनरल सरफेस एरिया से वो कहीं गैसेस एक्सचेंज करें। लेकिन अगर आप ह्यूमन का बॉडी देख रहे हो तो हमारा एक वेल डेवलप सिस्टम है जो हमारे पास हेल्प क्या कर रहा होता है गैसेस एक्सचेंज में। तो आज हम वो वाला सारा पैसेज देखेंगे, पैसेज देखेंगे जिसमें ह्यूमन क्या करती है, अपने सराउंडिंग से गैसेस एक्सचेंज करती है। क्या टेक इन करते हैं ह्यूमन दे टेक इन ऑक्सीजन एंड दे रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वेयर द प्लांट को क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज दे गिव आउट ऑक्सीजन। द एयर पैसेज पेज हमारे पास है, ये पेज नंबर Page number 5. The air passage, it is consists of a part through which the outer air come in the lungs and after the exchange of the gases it go out. इनका air passage क्या है, उन सारे पार्ट पे कंसिस्ट है जिसमें से क्या कर रही है, एयर आउटसाइड से लंग्स में इंटर हो रही है। लंग्स में इंटर होने के बाद गैसेस क्या है, वो एक्सचेंज हो रही है। गैसेस जब एक्सचेंज होगी है तो अब जो गैसेस है उन्होंने क्या है, बाहर रिमूव होना है, goes out. This passage of air consists of following parts. अब उन्होंने कहा है कि आप ह्यूमन का जो एयर पैसेज है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है नेजल कैविटी। नेजल जो वर्ड है वो यूज होता है फॉर नोज। रेस्पिरेटरी टाइप में जो हमारा नोज है ये हमारी क्या है, नेजल कैविटी। उन्होंने कहा जो नोज हमारे पास है, it is enclosed in a nasal cavity. It's opening to the outside through the open to at the outside through the opening which is called nostril. उन्होंने कहा है जो नोज है ये किसमें इंक्लोज है, नेजल कैविटी में। और नेजल कैविटी की ये जो बाहर ओपनिंग है, ये जो आपको बाहर नजर आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ये जो आउटर ओपनिंग्स है नाक की, इसे हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स। द नेजल कैविटी इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन बाय अ वॉल। उन्होंने अगर अपना अब नोज देखते हो तो सेंटर में एक ब्रिज प्रेजेंट है। तो ये जो ब्रिज सेंटर में प्रेजेंट है, ये जो बोन प्रेजेंट है हमारे नाक को करिए दो इक्वल पार्ट में, या नेजल कैविटी को दो इक्वल पार्ट्स में क्या है, डिवाइड करिए बाय दिस वॉल। ये हमारे पास जो है ये कार्टिलेजिक स्ट्रक्चर है। Each portion it is lined by a fine hair and mucus which filter the dust particle from the air. मैंने कहा अगर आप अपना नोज देखोगे या आप अपना कोई भी अगर आप नोज देख रहे हो तो हमारे पास जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर प्रेजेंट, टाइनी टाइनी हेयर प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास क्या म्यूकस प्रेजेंट है। अब ये म्यूकस और हेयर का क्या काम है कि जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो ये डस्ट पार्टिकल्स को म्यूकस क्या कर लेगा, इंट्रैक्ट कर लेगा और डस्ट हमारे अंदर नहीं जाएगी। और हेयर क्या करते हैं, वो एयर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल्स अंदर न जाएं। The mucus also moisturize and warm the incoming air and it keep the temperature nearly equal to the body. उन्होंने इसके अलावा उन्होंने कहा है कि म्यूकस का क्या काम है कि म्यूकस जब हम अगर बाहर से अंदर एयर जा रही है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये जो हमारे नाक में जो वेन्स है उसको क्या कर देंगी, डैमेज कर सकती है। टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये म्यूकस का क्या काम है कि हम ये टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। जो हमारे पास एयर आ रही है अगर बहुत ज्यादा कोल्ड है तो इसे क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा, ताकि हमारा जो एयर का उतना टेम्परेचर जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर है। और बॉडी टेम्परेचर यूजली 37। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है, नेजल कैविटी है। नेजल के बाद क्या है, कैविटी के बाद ही बाहर जो ओपनिंग है हमारे पास क्या है, नॉस्ट्रिल्स है। नॉस्ट्रिल्स के बाद सबसे जो आगे आ जाता है वो फेरिंग्स आ जाते हैं। अब फेरिंग्स जो है ना वो माउथ की और नोज की कॉमन ओपनिंग है। मतलब आप जो आप नाक से कोई चीज जा रही है तो वो भी फेरिंग्स तक जाएगी, और अगर आप ओरल कैविटी आप माउथ से कुछ ले रहे हो तो वो भी हमारे पास क्या है, फेरिंग्स तक फेरिंग जाएगी। तो फेरिंग हमारे पास क्या है, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी की कॉमन ओपनिंग है। So, nasal cavity it is open into the pharynx by a mean of a two small opening which is known as internal nostrils. उन्होंने कहा कि नेजल कैविटी आगे फेरिंग्स में कैसे जाए, जिस तरह हमारे बाहर दो नॉस्ट्रिल्स हैं इसी तरह हमारे इंटरनली भी टू स्मॉल साइज की दो नॉस्ट्रिल्स हैं जो हमारे क्या नेजल कैविटी को कनेक्ट करे फेरिंग्स से। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इट इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। उन्होंने कहा कि वही क्या ये मस्कुलर के कंपोनेंट क्या है, ये मस्कुलर पैसेज किससे बना है, मसल से।
तो ये मस्कुलर पैसेज है और ये क्या है, इससे फूड पैसेज भी है और ये एयर पैसेज भी है. इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ एन ऑसोफेगस. अब फूड अगर जा रहा है फेरिंग्स में से, फूड कहाँ चला जाएगा, ऑसोफेगस में चला जाएगा, और ऑसोफेगस के बाद कहाँ चला जाएगा, स्टमक वगैरह पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी. इसी तरह जो एयर है वो जब गो डाउन होगी फेरिंग्स तो वो कहाँ जाएगा, लैरिंग्स से. और इसमें हमारे पास है एपिग्लॉटिक प्रेजेंट. एपिग्लॉटिक पतली सी लेयर है, वो हेल्प करती है ताकि फूड और जो एयर का पैसेज है वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो. The air passes from a pharynx go into the larynx, where we know that the glottis is a narrow opening to the floor of a pharynx which led to the larynx. उन्होंने कहा कि एक पतली सी ओपनिंग होती है जो कहाँ प्रेजेंट है, pharynx पे, और जो आगे जाके कहाँ वो आगे लीड डाउन कहाँ होती है, pharynx जाके आगे क्या बना लेगा, larynx बना लेगा, and respiratory tract. Then the larynx, it is a box which is made up of a cartilage. उन्होंने क्या, जो larynx हमारे पास एक बॉक्स है और इसकी कंपोजिशन क्या है, ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज कंपोनेंट है. It is present between the pharynx and trachea. It is also called as voice box. उन्होंने कहा है कि अब larynx कहाँ प्रेजेंट है, pharynx और trachea के बीच में प्रेजेंट है, और इसे हम क्या कहते हैं, voice box कहते हैं. voice box क्यों कहते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स होते हैं. जब हम बाहर से अंदर एयर को लेके जाते हैं तो ये जो हमारे पास जो फाइबर्स है वो मूव करते हैं. जब ये मूव करेंगे तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और वाइब्रेशन कॉज द साउंड. तो वाइब्रेशन जब कॉज होगी तो आगे तक ये आवाज प्रोड्यूस होगी. तो it is also known as voice box. The two pairs of fabulous blend, the two pair of fabulous blends is known as voice cord, and they are stretches across the larynx. The voice cord vibrate when the air passes past through them, and this vibration process causes the sound. उन्होंने कहा है कि हमारे पास फाइब्रस ब्रांड प्रेजेंट है, तो हमारे पास टू पेयर्स हैं फाइब्रस ब्रांड के. वो फाइब्रस ब्रांड को हम क्या कह रहे हैं, वॉइस कॉर्ड कह रहे हैं. ये स्ट्रेच्ड है, प्रेजेंट अलोंग कहाँ है, लैरिंग्स के. और ये हमारे पास क्या है, जब वाइब्रेशन पास हो रही है, जब इसमें से वाइब्रेट हो रही है, जब ये एयर पैसेज हो, जब एयर पास कर रही है, जब एयर पास कर रही है तो ये वाइब्रेट हो रही है, और वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है. लैरिंग्स कंटिन्यू टू ट्रैकिया. अब लैरिंग्स कहाँ जाते हैं, ट्रैकिया में जाते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, इसका अनदर नेम क्या है, विंड पाइप. ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप. इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, ऑसोफिगस के. इट लाइंग इन फ्रंट ऑफ ऑसोफिगस. मतलब पहले हमारे पास ट्रैकिया जो विंड पाइप है वो प्रेजेंट है, और उसके बाद हमारे पास ऑसोफिगस है जिसे हम कहते हैं फूड पाइप. मतलब फ्रंट में विंड पाइप है एंड उसके बैक पे हमारे पास क्या है, फूड पाइप है. इट इज देयर इज अ C-shaped cartilage ring on the wall of trachea. उन्होंने कहा जो ट्रैकिया की वॉल है उसके अंदर एक कार्टिलेज प्रेजेंट है. कार्टिलेज, इट इज अ फॉर्म ऑफ सॉफ्ट बोन. तो कार्टिलेज हमारे पास क्या है, देयर इज अ C-shaped cartilage ring in the wall of trachea. जो ट्रैकिया की वॉल है उसके अंदर C-shaped cartilage प्रेजेंट है. These cartilage keep the trachea to collapse even when there is no. अगर हमारे पास कभी ऐसा होता है कि हमारे सराउंडिंग में एयर ना हो, जब एयर ना हो तो ये ना हो कि अगर वो कार्टिलेज होगी तो हमारा जो विंड पाइप है वो कोलैप्स नहीं होगा. तो ये हेल्प क्या करती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है जिसको हमारे विंड पाइप को. खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है कि कभी एयर नहीं प्रेजेंट तो हमारा विंड जो पाइप है वो कोलैप्स ना हो जाए, ऐसे वो एक दूसरे के साथ दोनों वॉल्स अटैच ना हो जाए. ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी. अच्छा, हमारे पास यहाँ अगर अपना फ्रंट देख रहे हो सारा सिस्टम, तो हमारे पास ऊपर जो ये हमारे जो रिब्स वगैरह हैं, ये आपकी कॉलर बोन से लेके से हमारे पास ये जो लास्ट रिब है ये हमारे पास चेस्ट कैविटी आ जाती है, और चेस्ट कैविटी के बाद हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है. तो जब हमारे पास उन्होंने कहा है कि जो ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में इंटर कर देगा, मतलब आपकी रिब वाला पोर्शन में जब ये इंटर कर जाएगा तो ट्रैकिया आगे डिवाइड कर देगा टू स्मॉल ट्यूब्स में, जिसे आप क्या कह रहे हैं, ब्रोंकी कह रहे हो. bronchi, or the bronchi is also the cartilage plate in the there is also a cartilage plate in their wall. और इसमें भी bronchi में भी क्या होता है कि हमारे पास कार्टिलेज इनकी वॉल के अंदर, इसके जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है. ईच ब्रोंकस इंटर इन द लंग्स of its size and then it is divided into small branches. उन्होंने कहा है पहले ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है. जब ये लंग्स में जब इंटर हुए तो ये जो ब्रोंकस है, ईच सिंगुलर ब्रोंकस है,
तो ये लंग्स में जो है ब्रोंकिस जाके ये फर्दर ट्रैक किया, ब्रोंकिस दो ब्रोंकिस में डिवाइड हो रहे हैं और ये जो ब्रोंकिस आगे जो हमारे पास क्या कर रहे हैं, जब लंग्स में जा रहे हैं तो ये मल्टीपल छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है. The bronchi continue divided in a lungs until they make a separate fine tubes which is known as bronchioles. आगे क्या है, ये bronchi जो हमारे पास है कि फर्दर डिवाइड होती हैं और ये पतली पतली सेपरेट फाइन ट्यूब्स बना लेंगे जिससे हम क्या कह रहे हैं bronchioles कह रहे हैं. The bronchioles प्रोग्रेसिवली लॉस. अब यहाँ हमारे पास जो कार्टिलेज लेयर प्रेजेंट है वो इस जगह पे आके हो जाती है, वो लॉस हो जाती है, अब ये बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है. ठीक है, जो वेन्स है वो क्या है, नैरो हो गई है. पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमारे पास जो विंड पाइप जो पहले हमारे पास फेरिंग्स था, फिर फेरिंग के बाद क्या था लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद था ट्रेकिया, ट्रेकिया ने आगे जाके डिवाइड होके जब वो लंग्स में एंटर हुए थे तो हमारे पास क्या होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसे हम ब्रोंकी कह रहे थे और ब्रोंकी ब्रोंक्यूल्स बना रहे थे. अब इसके बाद हमारे पास जब अब उन्होंने कहा कि जब ब्रोंक्यूल्स पे आ गए हो तो हमारे पास जो कार्टिलेज वाली प्रॉपर्टी है अब वो यहाँ खत्म हो गई है और जो ट्यूब्स है बहुत ज्यादा फाइन डिवाइड हो गई है. इसके बाद जो फाइन ट्यूब है ना, the bronchioles end into the fine tubes which is हम कह रहे हैं alveoli duct. अब वो bronchioles क्या बना रही है, alveoli duct बना रही है. Each alveoli duct is open into the crystal of pouch which is known as alveoli. और उन्होंने कहा जो हमारे पास alveoli duct है वो आगे क्या बनाता है, alveoli. अब यहाँ आके ना इनकी सरफेस इतनी पतली हो जाती है कि मतलब सिंगल सेल रह जाते हैं और यहाँ हमारे पास जो मोस्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, मतलब हमारे लंग्स में जितनी भी गैसेस जा रही है वो किस लेवल पे, जब एल्वेलाई के लेवल पे आ जाती है तो ये मेन सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हाँ, it form a respiratory surface in the human. Each alveoli it is a sac-like structure which is lined by a single layer of epithelial. इनमें क्या है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास sac-like structure है और ये क्या है, lined by a single layer. इसमें क्या है, ये किससे lined है, single layer of epithelial cell से. It is bounded on the outer by the network of capillaries. की जो alveoli की जो outer side है उसका क्या present है, network of capillaries. capillaries क्या करेंगी, यहाँ gases exchange करेंगी. The pulmonary artery from the heart, it contains the deoxygenated blood enter to the lungs and branch into the arterioles and then into the capillaries. यहाँ मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि लंग का काम ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना नहीं है, ब्लड का काम हार्ट का काम ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना नहीं है. जो हमारे पास जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है वो लंग्स में होता है. हार्ट का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है. तो हमारे पास जो हार्ट से ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, वो क्या करेगी, पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट इट कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब क्या, पल्मोनरी आर्टरी जो दिल से आ रही है वो क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, जो कहाँ चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी. फिर ये ब्रांचेस डिवाइड हो जाएंगी किसमें, आर्टरियोल्स में, और देन इनटू कैपिलरीज व्हिच इज सराउंडेड बाय द एल्वेलाई. और ये कहाँ, आर्टरियोल्स और कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट है, एल्वेलाई के सराउंडिंग. Then these join together and they form a venous from a pulmonary vein, and pulmonary vein it carry the deoxygenated blood back to the heart. उन्होंने कहा है कि हमारे पास एल्वेलाई में ये ब्लड एक्सचेंज हो जाएगा, इसके बाद ये वेनुलस वेन आएंगे और जो इसके बाद हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी वो ये है ऑक्सीडेटेड ब्लड को दिल में वापस ले जाएगी. इसके बाद आ जाता है लंग्स. अभी पता नहीं यहाँ डायग्राम में देखती हूँ अगर है, ये हमारे पास ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ ये जो है हमारे पास क्या है, ये कैपिलरीज और वेन है और यहाँ सारी ब्लड हमारे पास क्या ऑक्सीजनेटेड हो रहा है. हार्ट से ब्लड कहाँ आ रहा है, लंग्स में, लंग्स में से कहाँ आ रहा है, एल्वेलाई में, एल्वेलाई में हमारे पास क्या है, वेन देन कैपिलरीज है और ये एपिथेलियल सेल, आउटर लेयर इज लाइंड बाय एपिथेलियल सेल. और ये हमारे पास यहाँ गैसेस एक्सचेंज हो रही है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है और हार्ट पूरी बॉडी में क्या करेगा, पंप करेगा. आगे हमारे पास आ जाता है द लंग्स. अब हमारे पास ऑल द एल्वेलाई ऑन द वन साइड इट इज कंसिस्ट ऑफ लंग्स. देयर इज अ पेयर ऑफ लंग इन अ thoracic cavity. अब उन्होंने कहा है कि हमारी बॉडी में हमारे पास कितने हैं, पेयर ऑफ लंग्स, मतलब दो पेयर, मतलब दो लंग्स है, अ पेयर एंड दो, मतलब एक पेयर में दो चीजें होती है ना. तो अ पेयर ऑफ लंग्स इन द thoracic cavity, द चेस्ट वॉल इट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ ribs and the rib muscle they are known as intracostal muscles. उन्होंने कहा है कि हमारी जो चेस्ट है, जो चेस्ट की वॉल है, इसमें क्या है, हर साइड पे 12 रिब्स प्रेजेंट है. लेफ्ट साइड पे भी 12 रिब्स प्रेजेंट है और राइट साइड में भी क्या है, 12 रिब्स प्रेजेंट है. तो हमारे पास क्या है, ये पेयर ऑफ 12 रिब्स है और इन जो रिब्स के अंदर मसल्स हैं
जिससे ये सारी लिप्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, हम कह रहे हैं इंट्राकॉस्टल मसल्स कह रहे हैं। A thick muscular structure is called diaphragm, which is present below the which is present below the lungs। तो मैंने कहा है कि इसी हमारे जो मसल्स के नीचे हमारे लंग्स के नीचे मसल्स की लेयर है जिसे हम कह रहे हैं डायफ्राम कह रहे हैं। द लेफ्ट जो हमारा जो लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है, उसके 2 रूट्स होते हैं, और जो हमारा राइट लंग होता है वो बिगर होता है इन साइज, और उसके कितने होते हैं 3 लूप्स होते हैं। देयर आर स्पंजी एंड इलास्टिक। हमारे पास जो लंग्स हैं वो हमारे पास क्या स्पंजी होते हैं, स्पंजी मतलब कि पोरस होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, और ये हमारे पास क्या इलास्टिक क्या इनकी एबिलिटी है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं। The lungs also have a blood vessels and the branches to the pulmonary veins and arteries। उन्होंने कहा है कि अब लंग्स के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं और हमारे ब्लड वेसल्स हैं, और आगे जाके ब्रांच किसमें हो जाती है, पल्मोनरी वेन एंड आर्टरीज में होती है। ईच लंग इट इज इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो थर्ड लंग है वो 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसे हम जो आउटर लेयर है वो हमारे पास आउटर पल्मोनरी मेम्ब्रेन होती है, और जो इनर लेयर होती है वो इनर पल्मोनरी मेम्ब्रेन होती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो फ्लूइड क्यों प्रेजेंट होता है, इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कोई भी चीज होती है जो किसी भी चीज के कोई 2 चीज है अंदर अगर लुब्रिकेंट प्रेजेंट हो तो उनमें रगड़ नहीं होगी, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो हमारे पास क्या है कि दोनों लेयर्स हैं, जो मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, लुब्रिकेंट प्रेजेंट है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और ये इट्स फॉर द फ्री एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ मसल। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमारे लिए आसानी होगी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है और रिलैक्स भी कर रहा है। आगे हमारे पास है द मैकेनिज्म ऑफ, ये डायग्राम में देखें तो ये लंग्स है, तो ये लंग्स की आउटर, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेगा, इन दोनों को हेल्प करेगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करें, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। मतलब ये एक दूसरे के साथ इतनी बाउंड टच ना हो कि इनको प्रॉब्लम हो, और मसल को ये हेल्प भी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अगर हम अपना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखते हैं तो जाहिर बात है 2 प्रोसेस हैं, एक हमारे पास है इनहेल और एक हमारे पास क्या है इनहेल करना। इनहेल क्या होता है, जब आप गैसेस को अपनी बॉडी में लेके जाते हो तो उस प्रोसेस को हम इनहेल कहते हैं, जब गैसेस को अपनी बॉडी से रिमूव करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सहेल करते हैं। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन द लंग मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलिंग, ठीक है, मैंने रेस्पिरेशन ड्यूरिंग इनहेलिंग द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिब आर राइज। अब मैंने कहा है कि जब आप इनहेल कर रहे हो, जब आप इनहेलिंग के प्रोसेस में होगा तो हमारे पास जो रिब मसल है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब रिब के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारी रिब्स क्या है, वो राइज हो रही है। At the same time, a dome-shaped diaphragm is contract and it is lowered। उन्होंने कहा जब हमारे पास rib rise हो रही है तो हमारे पास जो diaphragm का जो dome shaped स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। मतलब वो उसके हम स्पेस दे देगा। अगर आप कोशिश करो सांस अंदर लेने की तो आप फील करोगे कि आपकी जो चेस्ट की कैविटी है वो राइज हो रही है। दिस मूवमेंट इट इंक्रीज द एरिया इन थोरेसिक कैविटी। तो जब हमारे पास ये जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये रिब्स राइज हो जाएंगी तो हमारे पास ये क्या इंक्रीज कर देगी, मूवमेंट इंक्रीज द एरिया इंक्रीज कर देंगी थोरेसिक कैविटी का। जब एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो गैसेस का जो प्रेशर है वो लंग्स में जो प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब हमारे पास गैसेस का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा एज अ रिजल्ट लंग्स एक्सपेंड। तो लंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और हमारे पास द एयर प्रेशर विद इन ऑल्सो डिक्रीज। तो एयर प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो गया। मतलब जैसे जैसे लंग्स का साइज बढ़ा हुआ है तो एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया। जब एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो जो बाहर आउटसाइड हमारी लंग्स के बाहर हमारी आउटर एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो एयर मूव करेगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब कि हमारी सराउंडिंग में से थ्रू द नेजल पैसेज हमारे पास क्या है, एयर मूव कर जाएगी ना लंग्स, और क्या करेगी, हमारे पास प्रेशर इक्वल हो जाएगा इन लंग्स एंड बॉडी। मतलब तब तक एयर मूव करेगी जब तक हमारी वो बॉडी का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक जितना नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। अब जब हमने इनहेल कर लिया, अब हमारे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होगी, मतलब हमने एयर में से ऑक्सीजन ले ली, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड क्या करनी है, एक्सहेल करनी है। तो आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन अ लंग द इम्प्योर एयर इट इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेल। अब उन्होंने कहा जो जब हमारे गैसेस एक्सचेंज हो गई, अब हमारी बॉडी में जो
एयर प्रेजेंट है वो इम्प्योर है, मतलब हमारे यूज की नहीं है। अब हम उसे क्या करना है, अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करना है। जब एक्सपेल आउट करना है तो मसल के जो रिब्स के मसल क्या थे वो रिलैक्स हो जाएंगे। जब रिब के मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएंगी। जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएंगी तो हमारा जो डायाफ्रेम था वो भी हमारे पास क्या रिलैक्स हो जाएगा। जब वो रिलैक्स हो जाएगा फिर से हमारे पास बूम शेप जो है वो राइज हो जाएगी। जब हमारे पास लंग्स अपनी ओरिजिनल स्पेस पर चले गए हैं तो उनका साइज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। अब जब लंग्स अपनी ओरिजिनल जगह पे चले गए हैं तो हमारे पास जो कैविटी में जो स्पेस थी, हमारे पास चेस्ट कैविटी की स्पेस वो क्या है, वो कम होगी। जब वो कम हो गया तो एयर का प्रेशर क्या है, लंग्स में ज्यादा हो गया। जब एयर का लंग्स ज्यादा हो गया तो वो लंग्स क्या है, एयर को बाहर एक्सपेल कर देंगे आउटर एटमॉस्फेयर में। इतना याद रखिएगा कि इनहेलिंग के प्रोसेस में लंग्स का साइज बड़ा होता है और हमारे पास जो एयर प्रेशर है बॉडी में कम होता है, जिसकी वजह से एयर इनसाइड मूव करती है। लेकिन जब हमने इनहेल करना है तो हमारी लंग्स का साइज क्या है, वो अपना ओरिजिनल साइज पे आ जाता है। हमारे पास स्पेस क्या है वो कम हो जाती है और एयर प्रेशर ज्यादा होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी एयर को बाहर एक्सपेल आउट कर देती है। ह्यूमन ब्रीथ 60 to 20 टाइम्स पर मिनट। उन्होंने कहा है कि नॉर्मल, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो हर जो ह्यूमन बीइंग है वो 16 से लेकर 20 टाइम तक ब्रीथ करता है। रेस्ट की कंडीशन में ये नॉर्मल जो हमारी एक्टिविटी है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इट इज कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी सेंटर। जो हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग है इसे कौन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है। और रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इट इज सेंसिटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन ब्लड। उन्होंने कहा कि ये रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे पास किससे सेंसिटिव है, इट इज सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, ब्लड में। मतलब कि हमारी बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होगी तो किस पे ये इफेक्ट करेगा, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर पे। और रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। When we do exercise or some hard job over muscles, cell carry out the respiration at a greater rate। जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारी क्या है, हमारी सेल जो है वो ज्यादा मतलब एनर्जी यूज करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन यूज करते हैं। It result in the production of more carbon dioxide which release into the blood। उन्होंने कहा है कि जब हमारे सेल है, सेलुलर रेस्पिरेशन डाइजेशन प्रोसेस, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सेल जो है बॉडी के सेल वो ज्यादा रेस्पिरेटरी सेलुलर रेस्पिरेशन रेट जो है वो ज्यादा हो जाता है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है वो ज्यादा रिलीज होगी ब्लड में। This greater than the normal concentration of carbon dioxide, it stimulates the respiratory center of a brain। अगर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो ये स्टिमुलेट किसे कर देगा, रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, क्योंकि इट इज सेंसिटिव टू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द रेस्पिरेटरी सेंटर इट सेंड द मैसेज टू द रिब मसल एंड डेफन टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग so that the excess of carbon dioxide present in the blood they are removed out of the body। तब उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बॉडी में अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो हमारे जो है ब्रेन को ये रेस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज आएगा ब्रेन में, फिर वो ब्रेन हमारे लंग्स को बोलेगी कि अपना साइज क्या करे, इंक्रीज करे, ताकि एयर हमारी सराउंडिंग में हमारी बॉडी में ज्यादा मूव हो जाए। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द हार्ड फिजिकल वर्क द ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम पर मिनट। उन्होंने कहा है कि हम जब कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट फ्रॉम 20 to 60 जो नॉर्मल है कितना हो जाता है 30 to 40। ये चैप्टर ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है। अब हमारा शायद डिजीजेस रह गई हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू